100% करेक्ट होती है, इसके बावजूद 10% की छूट दी गई है। और फिर महाराज अगर चाहते तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर वो प्राइज नहीं चाहते फिर भी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए, तभी कहा था। और वो दिव्य शक्ति अगर सिद्ध करते हैं तो हम मानेंगे कि उनके पास में दिव्य शक्ति है। उनके साथ चरणों पर मैं खुद माथा टेकूंगा, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक है। और इतना ही नहीं तो सीधा सीधा उसके साथ में हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, आज तक हजारों बाबा मांत्रिक शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का हम भांडाफोड़ किया है, ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये आह्वान उनको दिया गया है। नागपुर में देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, और वे ऑलरेडी उनका दर्शन लेने के लिए बोलिए या फिर उनके विजिट करने के लिए बोलिए वहां गए थे। उन्हीं के लोगों ने इनका आयोजन किया है, इसलिए नागपुर में उनको पूरी अच्छे ढंग से सुरक्षा मिलेगी, उनका अच्छे ढंग से स्वागत होगा। नागपुर में वो अगर दिव्य दरबार नहीं लगाते तो हम कहीं भी उनको आह्वान देने के लिए उनके धाम में तो नहीं जाने वाले थे। इसलिए ये चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में ही कंडक्ट होगी और किसी दूसरी जगह पर कंडक्ट नहीं होगी। यहां पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये सब करना होता है। महाराज के पास में कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से उन लोगों की न जाए, रूम में जो चीजें रखी है उसकी जानकारी न जाए, ये हमें देखना पड़ता है। वैज्ञानिक कसौटी पर ही ये चुनौती पारित होती है। श्याम आनंद जी, आपने एक चुनौती की बात की और एक चुनौती कल बाबा धीरेन्द्र दीक्षित जी न्यूज पर आए, अपनी बात उन्होंने रखी। तमाम जो बातें आपने कही हमने उनका पक्ष भी इस पर सुना, लेकिन बाबा ने अब आपको ही चैलेंज दिया है। वो ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप रायपुर आए, आप जो बोलेंगे वो कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा था, फिर आपसे सवाल लेंगे। ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता गुरु प्रेरणा होगी हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। तो आपने सुना, ये चुनौती उनकी तरफ से श्याम आनंद जी दी गई है। आप रायपुर क्यों नहीं गए? क्या अब आप रायपुर जाएंगे? मैडम जी, मैं आपको थोड़ी एक बात स्पष्ट कर दूं। नागपुर में जो उनका दिव्य दरबार लगा, उसका बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से ये वीडियो प्रसारित हुआ है उन्हीं की ओर से। उसमें इस वीडियो में 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट 56 सेकंड तक उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक भक्त को पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? धीरे आवाज में उसने कहा शंकर लाल है। फिर थोड़ी देर बाद महाराज कहते हैं, बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है? माइक के सामने बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कार्ड उजागर कर देंगे। ये उन्हीं के वीडियो में है। नागपुर के 7 और 8 तारीख को हुए दिव्य दरबार का वीडियो है, उन्होंने प्रसारित किया हुआ जी। अब मुझे आप बताइए, आप खुद पत्रकार है, सामने 70-80 हजार भक्त बैठे हैं, भक्तों की भावनाएं होती है, उनके लिए महाराज भगवान का अवतार होते हैं या खुद भगवान होते हैं। ऐसी स्थिति में आप पत्रकार है, मैंने 15 साल तक पत्रकारिता की है, क्या आप लोगों के सामने कह सकते हो महाराज आप क्या कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो? आपने खुद पूछा था शंकर लाल नाम है पिताजी का, और आप बता रहे हो कि आपने पहचाना। ये इस ढंग से आह्वान होगा लोगों के सामने, इस ढंग से ये प्रूव होगा? इसको दिव्य शक्ति कहते हैं। ये डायरेक्टली ठगी है। लोगों के सामने हम कर पाएंगे? ये पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं, ठीक है, सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी सर। अब से पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं, और लेकिन ये तो बात हो गई अब सनातन धर्म की, जिसको लेकर के 2 भागों में ये चीज बटी हुई है। और हमेशा से हमने देखा है, एक आपका विरोध भी कर रहा है, वो कह रहे हैं हमारी भावना आहत हो रही है, और हनुमान जी तक पे सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि चमत्कार वो नहीं करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार तो हनुमान जी करते हैं, तो हनुमान जी पर भी आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में भी तो ऐसा होता है, वहां भी आवाज उठनी चाहिए इन सारी चीजों के खिलाफ। सिर्फ नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए में आपका स्वागत है। इन दिनों बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ट्रेंड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि वो भक्तों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं। लेकिन इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और चैलेंज भी मिल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज दिया महाराष्ट्र की अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने, जो कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही बड़े चमत्कारी हैं तो साबित करके दिखाएं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जी न्यूज ने धीरेन्द्र शास्त्री से भी बात की और श्याम मानव से भी।
दोनों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अगर आप चाहें, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर विश्वास करते हैं या फिर श्याम मानव के सवालों को जायज मानते हैं, तो दोनों ही स्थिति में जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव का आमना सामना हो। और आज डीएनए में हमने ऐसा ही किया है। आज आप टीवी पर पहली बार श्याम मानव और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच सीधी टक्कर होते हुए देखने वाले हैं। आज हम अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर के फ्रॉड का खुलासा करेंगे, जो उसने कोरोना वैक्सीन के नाम पर पूरी दुनिया के साथ किया। फाइजर कंपनी पर आरोप है कि उसने अपनी कोरोना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर पूरी दुनिया को धोखे में रखा और कई देशों में अपनी वैक्सीन बेचकर मोटा पैसा कमाया। लेकिन भारत सरकार पहले ही फाइजर कंपनी के इस फर्जीवाड़े को समझ गई थी, इसलिए फाइजर की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी ही नहीं गई। आज हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें फाइजर कंपनी के सीईओ ने एक टीवी चैनल का पत्रकार उनसे बार बार यह पूछ रहा है कि फाइजर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया से झूठ क्यों बोला, लेकिन फाइजर के सीईओ किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज हम फाइजर वैक्सीन को लेकर फैलाए गए इन झूठों की सबूतों के साथ पोल खोलेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। उस वक्त में जिस वक्त हमारा देश कोरोना काल में डूबा हुआ था, उससे लड़ रहा था, उस वक्त कई राजनीतिक दलों ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया और कहा कि फाइजर की दवाएं खरीदनी चाहिए। इसके बाद हम भारत में पाकिस्तान के पब्लिसिटी मैनेजर्स को बेनकाब करेंगे, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम बात कर रहे हैं खुद को कश्मीर का ठेकेदार समझने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की, जिनके विचारों में हमेशा पाकिस्तान प्रेम का इजहार होता है। वो उठते बैठते, चलते फिरते पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी ऐसे करते हैं जैसे वो पाकिस्तान के जनसंपर्क अधिकारी हों, जिन्हें पाकिस्तान ने हायर करके कश्मीर में उनकी पोस्टिंग कर दी हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आज का डीएनए आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कुश्ती फेडरेशन और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बताया। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच बातचीत हुई। पहलवानों के आरोपों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बैठक की है। पहलवानों ने ओलंपिक संघ से शिकायत की थी, जिसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहीं आज बृजभूषण सिंह की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। अब अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली कुश्ती फेडरेशन की बैठक में बृजभूषण सिंह जवाब देंगे। बृजभूषण के बेटे ने कहा कि खेल मंत्रालय को नोटिस का जवाब भेज दिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान, कोई संकट में न रहे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है। इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर जो है खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर कहा कि वो सदैव जनता के सुखी रहने की कामना करते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इन दिनों आस्था और विज्ञान के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसके केंद्र में है बागेश्वर धाम के सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, जो दावा करते हैं कि हनुमान जी की कृपा से वो भक्तों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं और उसका समाधान भी झटपट कर देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इन दावों को ना विज्ञान मानता है और ना ही महाराष्ट्र की अंधविश्वास निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव, जिन्होंने जब से धीरेन्द्र शास्त्री को यह चुनौती दी है कि वो नागपुर आए और अपने चमत्कार को साबित करके दिखाएं। तभी से यह मामला सुर्खियों में, जिसका डीएनए टेस्ट हमने आपको कल दिखाया था। जी न्यूज ने धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने चुनौती को नकारा था। और आज हमने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को चैलेंज करने वाले श्याम मानव का भी इंटरव्यू किया है।
यानी अब हमारे पास दोनों पक्षों के दावे हैं और इसी आधार पर हमने धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव का एक फेस ऑफ तैयार किया है, जिसमें दोनों के अपने अपने दावे हैं और एक दूसरे के दावों पर सवालिया निशान है, जिसे अब हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये आपको आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आस्था पे लगातार सवाल उठता आया है, लेकिन आस्था आस्था होती है। इसलिए अगर आपकी आस्था धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है तो आपको उन सवालों के साथ आज जुड़ना होगा जो उनके ऊपर उठ रहे हैं। और अगर आपकी आस्था में ये कहता है या आपको ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास कर रहे हैं, तो आज आपको धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब को भी सुनना चाहिए। देखिए इसे। हमें पता चला कि 7-8 तारीख को उनका दिव्य दरबार है और काफी लोगों ने मेरे ध्यान में यह बात लाकर दी कि दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं। इसलिए मेरे टीम को मैंने कहा कि क्या प्रकार है, जरा इसको ढूंढिए। मेरे टीम ने पूरी तरह से 40-50 वीडियोज उनके खंगाले और उसमें चमत्कारों के काफी वो दावे करते हैं। इतना ही नहीं तो कानून का काफी उल्लंघन करते ये ध्यान में आया और इसलिए 7-8 तारीख को उनका दिव्य दरबार होने के बाद मैंने यहाँ के पुलिस के पास में शिकायत दर्ज की कि ये जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र का है 2013 का, उसका कई बार उल्लंघन कर रहे हैं। साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो जादू टोना विरोधी कानून की कमेटी है, प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं। इस नाते में मैंने ये कंप्लेंट की थी और पुलिस को कहा था। बाद में हमने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें जो महाराज दावे करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, इतना ही नहीं उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके फोन नंबर्स बता सकते हैं। साथ में भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी ये भी पहचान सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको अंतर्ज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं और कहीं भी जाकर कुछ देख के आना इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये चीजें कभी सिद्ध नहीं हुई है और इसलिए ये चीजें सिद्ध करने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उन्हें 30 लाख रुपए के प्राइज वाला आह्वान दिया था। पहली बात तो हम किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते, तो अंधविश्वास हुआ नहीं। ना किसी को बुलाते हैं, ना कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि या चमत्कार है। हम केवल अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं, ध्यान विधि से, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना, अपने इष्ट का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी। 2 दिन दरबार था, हमारी कथा 7 दिन की थी। उसकी 3 तारीख को पोस्ट बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से पहले ही डाल दी। हर जगह की 2-2 कथाएं काट दी। उनसे ये पूछिएगा क्या वो हमारे पास आए 2 दिन दरबार में, क्यों नहीं आए? आपको अगर अनुभव करना था तो 2 दिन दरबार में आना चाहिए था। आप शक्ति है कि नहीं, अंधविश्वास है या विश्वास, इसके लिए 7 दिन कथा हुई। एक लीगली व्यक्ति भेज देते, एक लेटर भेज देते। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। हम निकल आए तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। अब जैसे यहाँ तक 25 तारीख तक कथा थी रायपुर में, 23 तारीख तक है। अब हम चले जाएं और आप बाद में बोलो कि हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और बागेश्वर वाले बाबा भाग गए हैं। ये तो मूर्खता वाली बात है कि जब तक हम थे तब तक तुम्हें चिनूना काटत रहे क्या? तब तक तुम्हें घरवाली रोके रही क्या? आ जाते भाई। 7 दिन वहां रहे, 2 दिन दरबार लगाया। नागपुर के पत्रकारों के आगे और एक पंच कमेटी के आगे ये पूरी चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ेगी। 2 बार ये प्रक्रिया की जाएगी। ऐन वक्त पर महाराज को, क्योंकि उनमें दिव्य शक्ति अपने आप वो जानते हैं, ये उनके दावे हैं, तो ऐन वक्त पर महाराज के सामने 10 लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनके सामने पेश किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर महाराज बताएं। साथ में जहां पर यह कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन होगा, उसके पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और महाराज को ये 10 चीजें कौन सी है ये पहचाननी है अपनी दिव्य शक्ति से और बतानी है। पंच कमेटी के सामने ये सब पारित होगा। अगर लगातार 2 बार, पहली बार होगा, उसके 4-5 दिनों के अंतराल में दूसरी बार होगा, ये दोनों बार वो 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हैं तो उनमें दिव्य शक्ति है ये मानी जाएगी। हालांकि दिव्य शक्ति तो 100% करेक्ट होती है, इसके बावजूद 10% की छूट दी गई है। और फिर महाराज अगर चाहते तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर वो प्राइज नहीं चाहते फिर भी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए, तभी कहा था। और वो दिव्य शक्ति अगर सिद्ध करते हैं तो हम मानेंगे कि उनके पास में दिव्य शक्ति है। उनके साथ चरणों पर मैं खुद माथा टेकूंगा, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक है। और इतना ही नहीं तो सीधा सीधा उसके साथ में
हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, आज तक हजारों बाबा मांत्रिक शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का हम भांडाफोड़ किया है, ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये आह्वान उनको दिया गया है। ये डिबेट, ये मीडिया, ये बार बार माइक लगाना, इन झंझटों में पड़ने की बजाय रायपुर में कल परसों दरबार है, आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें, बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो तो ये बेचारे को जो है बुढ़ापे में सर सटिया ना जाए। हमें तो भगवान से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे कि मंगल हो गए, तो इसलिए जो है बुढ़ापे में तुमने बेचारे हैरान हो जे हो, आज लो बात नहीं करिए, आज ही चक्कर में TRP के चक्कर में फोन लगवा रहे, इसलिए कहाँ तुम और हैरान हो। उनसे कह दो कि आ जाओ भैया, किराया खर्चा हमसे ले लो। हमें ज़्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मज़ा नहीं आता। हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी, हम ईश्वर नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता, तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर ये अंधविश्वास है तो फिर तो ठीक है। नागपुर में जो उनका दिव्य दरबार लगा, उसका बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से ये वीडियो प्रसारित हुआ है उन्हीं की ओर से। उसमें इस वीडियो में 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट 56 सेकंड तक उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक भक्त को पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? धीरे आवाज में उसने कहा शंकर लाल है। फिर थोड़ी देर बाद महाराज कहते हैं, बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है? माइक के सामने बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कांड उजागर कर देंगे। ये उन्हीं के वीडियो में है। नागपुर के 7 और 8 तारीख को हुए दिव्य दरबार का वीडियो है, उन्होंने प्रसारित किया हुआ। क्या आप लोगों के सामने कह सकते हो महाराज आप क्या कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो? आपने खुद पूछा था शंकर लाल नाम है पिताजी का, और आप बता रहे हो कि आपने पहचाना। ये इस ढंग से आह्वान होगा लोगों के सामने, इस ढंग से ये प्रूव होगा? इसको दिव्य शक्ति कहते हैं। ये डायरेक्टली ठगी है। लोगों के सामने हम कह पाएंगे ये ठगी है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। रावण के पास श्री हनुमान जी महाराज गए समझाने, रावण मान जाओ, तुम जिनका हरण करके लाए हो वो जगत जननी भवानी मां जानकी जी हैं, और तुम जो है भगवान राम से बैर मत करो। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, इतनी पदवी उपाधियों से विभूषित श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु रावण को समझा रहे, पर जिसके 10 सिर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर और हावी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है। अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, भैया तुमने सुनी हो, नहीं तो अर्थ निकाल रही हो गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है, और आगे को लगो सिलेंडर में जो जलवे बारो मेंटल लगू रात हुए और फोड़ दे। अभी ये सवाल तो पहला ऐसा है कि मैंने हनुमान जी के बारे में कुछ कहा, भगवान के बारे में कुछ कहा, सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना, आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है क्या? भक्त और भगवान जी को डायरेक्टली मिलने दीजिए ना। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं, और हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है। बस अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव करवाया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है, और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। ना तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, ना उसके लिए हम कोई फीस लेते, तो अब अंधविश्वास कैसे? सनातन धर्म के बारे में उनको कितनी जानकारी है मुझे पता नहीं। मैं धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप को सनातनी हिंदू, सनातनी धर्मों वाला व्यक्ति कहता हूं।
भारतीय सनातन परंपरा में अलग अलग विचारधारा की गुंजाइश है। सांख्य थे जो भगवान को नहीं मानते थे लेकिन वेदों को मानते थे, उनको आस्तिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। चारवाक थे जो भगवान को भी नहीं मानते थे, वेदों को भी नहीं मानते थे, उनको नास्तिक परंपरा का हिस्सा माना गया है। लोकायत थे, वो भी नास्तिक परंपरा का हिस्सा माना जाते हैं क्योंकि वो भगवान को भी नहीं मानते, वेदों को भी नहीं मानते। और ये सभी सनातन परंपराएं हैं हमारी, तो इसलिए अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि महाराज में अगर दिव्य शक्ति है तो उसका फायदा पूरे देश ने उठाना चाहिए। नहीं, हम बता रहे हैं, आए एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास, अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहरे भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। इतना दोगलापन लोग लाते कहां से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं। जब मैंने देखा मेरी उम्र के 28 साल तक कि मुझे इतना ज्ञान होने के बावजूद, समझ गए हमारे? नहीं, मैं थोड़ा 1 मिनट कह दूं, मेरे ध्यान में जब आया कि मैं खुद बहुत ठगा जा रहा हूं इसमें, तो मेरे भाइयों को बचाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया 40 साल पहले। और हमारे संगठन का मोटो है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम हैं, और उसी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं इतने सालों से। आज तक मैंने भगवान के खिलाफ कोई बात नहीं की, मेरे संगठन ने कभी बात नहीं की, किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं की, तो ये आरोप क्यों कर रहे हैं आप? मैं केवल बाबा को कह रहा हूं, ये भी कह रहा हूं कि भाई आप अगर दिव्य शक्ति फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर सिद्ध करें, आप पर आरोप किया, इसलिए भी मैं माफी मांगूंगा। आपने बागेश्वर धाम वाले महाराज यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक का आमना सामना देखा और एक दूसरे के सवालों पर तर्क वितर्क भी सुना, लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही तरफ के दावों की प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम ना ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार करने का दावा करते हैं वो फर्जी है या धोखाधड़ी है, और ना ही हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री के जिन चमत्कारों पर सवाल उठा रहे हैं वो बेवजह है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो तब होगा जब धीरेन्द्र शास्त्री श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करेंगे। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा श्याम मानव ने किया, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि एक भक्त से धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके पिता का नाम धीरे से पूछा और फिर सबके सामने उनके पिता का नाम तेजी से बोलकर बता दिया, और ऐसे दिखाया जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना पूछे ही उस भक्त के पिता का नाम जान लिया। श्याम मानव के इस दावे के बाद जी न्यूज ने उस वीडियो को खोज कर निकाला और इस वीडियो के आधार पर श्याम मानव के दावे का रियलिटी चेक किया। यह वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि पता चले अगर आपकी आस्था है धर्मेंद्र शास्त्री पर तो उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो करने वाला कौन है, और अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, और अगर ये गलत है तो इसको भी आपको तय करना होगा। इसलिए ये वीडियो देखिए। माइक लो, माइक उठो। कहां से? नागपुर से। यहाँ बैठो। नागपुर के? नागपुर में कहाँ रहते? शांति नगर। शांति नगर। ऐसा करो मुंह ताकि तुम्हारा कैमरा में आ जाए, आदमी भी देखे को आओ तुम। आओ आओ। आपने यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं तो। हमें कैसे पता लग गया? किसी ने पूछा तुमसे नाम? किसी को तुमने परिचय दिया क्या? नहीं। किसी कार्यकर्ता को तो नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। फिर कैसे पता लग गया? गुरुजी की। और पहली नंबर तुम्हारी का अर्जी लगी, लफड़ा है कुछ, तुम कबाड़ी आदमी हो। हाँ। बोलो सीताराम। सीताराम। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात है।
बस धुंधेबाजी रही है, थोड़ा सा तकलीफ है घर में जी। और हमारी मिसेस की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती जी है। यहाँ पहले किसी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? शंकर लाल जी। नजदीक आइए। शंकर लाल। परेशान, पढ़ते जाना जाना समझ में आ, टोक देना। परेशान, आर्थिक तंगी काम धंधा की मूलता समस्या बनी रुकावट है, पत्नी बीमार है, आप दरबार में देखने आए थे कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है। उसका प्रमाण यह है कि आपका नाम शायद बुलाया, पिता शंकर लाल आपके हैं। सही सही है। माइक से बोलो, यही बोल रहा पर्चा? हाँ, ये पर्चा यही बोलो सॉरी। सॉरी नहीं तो हमें तुम्हारे और कांड खोल ले तुम्हारे। सॉरी सॉरी नकटा रुकावट है 2.5 साल से जो हमारे पास प्रेरणा आ रही। ये वही वीडियो है जिसको आधार बनाकर श्याम मानव धर्मेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि आप आइए, हम चेक करना चाहते हैं। आपने ये वीडियो देख लिया, अब हम इस वीडियो को श्याम मानव के दावे से मैच करते हैं। श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही भक्त के पिता का नाम धीरे से पूछ लिया। यह सही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने नाम पूछने से पहले ही पर्चे पर भक्त के पिता के नाम समेत बाकी डिटेल्स लिख ली थी। यह भी सच है, यह वीडियो में दिखता है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि पिता का नाम पूछने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन श्याम मानव बार बार यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने पिता का नाम धीरे से पूछा और उसके बाद उन्होंने पर्चे पर बहुत सारी चीजें लिखी है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सीधा उस पर्चे को भक्त की तरफ मोड़कर उसे पढ़ने के लिए कहा था। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा, धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्त के पिता का नाम पूछने से पहले ही पर्चे पर लिख दिया था और उस पर्चे की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये वो पर्चा है जिस पर उन्होंने लिखा था, ये टीवी स्क्रीन पर है। और ये कहा गया, श्याम मानव बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भक्त से पहले उनके पिता का नाम धीरे से पूछा और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कैसे किया? अब सवाल यह है, धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कैसे किया? भक्त के पिता का नाम उनको पहले से कैसे पता हो गया? क्या यह वाकई चमत्कार है या कोई ट्रिक है? इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। हम किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन श्याम मानव को हमने यह वीडियो दिखाया क्योंकि यह सवाल पूछना जरूरी था। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम सनातन पे प्रहार करें। बिल्कुल भी नहीं, हम सनातन के साथ हैं, हम सच के साथ हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि अगर आस्था और अंधविश्वास की इस महीन लकीर को कोई मिटाना चाह रहा है तो वो सच्चाई सामने आए। इसलिए आज हमने दोनों पक्ष आपके सामने रखे और श्याम मानव को भी हमने ये वीडियो दिखाया और उनके दावे को याद दिलाया। तो उन्होंने क्या कहा, अब एक बार आप वो सुनिए। आपने जो दावा किया, क्या आपने वीडियो देखा था कि क्या वीडियो में है? जी, वीडियो देखा है। वो शब्द वो है, पूरी की पूरी लंबी लाइन केवल मैंने रखी नहीं है। वो ये इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि पहले से अपने पर्चे पर जो नाम लिखा है वो पहले से जानते हैं, जबकि उन्होंने खुद पूछा है तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, ये पूछने की क्या आवश्यकता है? जब पर्चा लिख चुके हैं वो मुझे बताइए ना श्याम मानव जी, जब वो पर्चा लिख चुके हैं और ये आप कह रहे हो निकालकर उस शख्स को दे देते हैं। दीपक जी, ये आप कह रहे हो कि उन्होंने पर्चा पहले से लिख कर रखा है। यही तो इंप्रेशन वो क्रिएट कर रहे हैं ना कि पहले से पर्चा लिख कर रखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली वो झूठा और वो सामने लिख रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता वीडियो। मेरा सादा सवाल आपसे, मेरा सिंपल, दीपक जी सुनिए एक बार, मेरा सिंपल सवाल आपसे है, पर्चा अगर आपने पहले से सब लिख कर रखा है तो शंकर लाल जी आपके पिताजी का नाम है, पूछने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने बोला ये पर्चा, वो पर्चा दिखा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला शंकर लाल, तो उन्होंने बोला ये सही लिखा है। ये सही लिखा है कब बोलते हैं? बाद में बोलते हैं। पर्चा लिखने के बाद दिखा रहे हैं उसको। वो सीधे से शंकर लाल क्यों पूछ रहे हैं? वो शंकर लाल क्यों पूछ रहे? फिर सीधा ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, तुम्हारा ये नाम है, ये सब फला है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए सक्षम है, समर्थ है। मैं आपको सालों से जानता हूं, मैं इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा। दर्शक डिसाइड करें कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है। ना बाबा के समर्थन में हूं, ना मैं श्याम मानव जी को समर्थन में हूं। मैं एक एंकर हूं और सवाल पूछना मेरा काम है। एक बात हम भी बिल्कुल साफ कर दें कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। जो सच है वो हम आपको दिखा रहे हैं और हम ये जरूर आपको बताएंगे कि डीएनए में हमने आपको थोड़ी दिन पहले फिरोज शाह कोटला में एएसआई की एक रिपोर्ट दिखाई थी। एएसआई ने जिस
जगह पर पाबंदी लगा रखी है वो हमने पूरी रिपोर्ट खबर दिखाई थी और ये बताया था कि फिरोज शाह कोटला में वहाँ मौलवी प्रेत भगाने के तमाम तरह के योजन करते हैं, वहाँ पे अभी भी ये सब कुछ चलता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास का काम चल रहा है वहाँ जाना चाहिए और उस पर भी सवाल उठाना चाहिए। हम बागेश्वर महाराज के तथाकथित चमत्कार के किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी की आस्था पर सवाल उठाकर उसकी भावनाओं को चोटिल करना चाह रहे हैं, यह सच नहीं है। सच यह है कि आस्था से चमत्कार भी होते हैं, यह सच्चाई है, आस्था से चमत्कार भी होते हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि हर चमत्कार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी तलाशा जाता है। हमारा मानना है कि आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह है, और कहा भी जाता है कि आस्था के आगे सारे विज्ञान फेल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर आस्था से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो ऐसी आस्था पर सवाल उठाने जरूरी नहीं है, क्योंकि पत्थर को भगवान मानकर पूजन भी आस्था का विषय है। लेकिन विज्ञान इसे भी मान्यता नहीं देता, लेकिन सवाल भी नहीं उठाता। हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक भी भगवान को मानते हैं और डॉक्टर भी मरीज के ठीक होने के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं। किससे? उसी ऊपर वाले से। आप माने या ना माने, आस्था से जुड़े विश्वास और उसके खिलवाड़ से फैलाए जाने वाले अंधविश्वास के बीच एक बेहद महीन फासला है, और कई बार इसी महीन लाइन को पार करने में सभी धर्म में भूत प्रेत भगाने समेत तरह तरह के चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का खेल चलता है, जिसका उदाहरण मैंने फिरोज शाह कोटला में मौलवी और मौलानाओं द्वारा प्रेत भगाने की जो योजना चलती है उसके बारे में बताया, जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी, और लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि आस्था के नाम पर अगर लोगों से धोखाधड़ी का खेल अगर खेला जाए तो उससे सावधान रहने की भी जरूरत है और उसे रोकना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी था कि आपके बीच में ये दोनों पक्ष आए। अब हम अगले विश्लेषण पे आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं जिस रिपोर्ट के बाद आप समझेंगे कि शायद कोरोना काल में जिस वक्त देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, उस वक्त सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे थे और यह पूछा जा रहा था कि सरकार वैक्सीन को लेकर क्या कर रही है, क्यों नहीं विदेश से वैक्सीन ले रही है, और सरकार उस वक्त खामोश थी। सबने सरकार की नीति पर सवाल उठाया। विपक्ष सड़कों पर था, ऐसा नहीं था, लेकिन विपक्ष कम से कम सड़कों पर आकर कैमरे के सामने यह जरूर कह रहा था कि भाई भारत सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं खरीदा, आज ये जानिए। कोरोना संक्रमण काल में भारत ये कोशिश कर रहा था कि वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी भारत में वैक्सीन बनाए, जिससे भारत के लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल सके। कोरोना संक्रमण की वजह से हालात ये थे कि देश का विपक्ष भारत सरकार को विदेशी कंपनियों से वैक्सीन की डील ना हो पाने पर कोस रहा था। कोरोना महामारी काल में लोगों को वैक्सीन मिलना जरूरी था, लेकिन वैक्सीन कितनी प्रभावी है और किन शर्तों के साथ मिल रही है, भारत सरकार इसकी जांच करती रही। एक किताब मेरे पास है, इसकी कुछ लाइनें आज मैं आपको बताऊंगा और एक तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है। फाइजर और मॉडर्ना भी विदेशी वैक्सीन के तौर पर भारत से डील करना चाहती थी, लेकिन उनकी शर्तें ऐसी थी कि भारत सरकार ने फाइजर या मॉडर्ना से डील नहीं की। इस पर देश के विपक्ष ने भारत सरकार पर कई राजनीतिक हमले किए, लोगों की जान की कीमत ना समझने के आरोप भी लगाए। लेकिन आज हम ऐसे आरोप लगाने वालों को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये जो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये वीडियो अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोरला का है, और स्विट्जरलैंड के दावोस में फाइजर के सीईओ एल्बर्ट से कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे गए जिसके जवाब वो नहीं दे पाए। ये सवाल फाइजर की कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए, जिसके जवाब एल्बर्ट के पास थे ही नहीं। फाइजर कंपनी पर आरोप है कि उसने अपनी वैक्सीन को लेकर लोगों में झूठ फैलाया, लोगों से झूठ बोला। आरोप यह भी है कि उसने कोरोना वैक्सीन का वायरस के संक्रमण पर 100% प्रभावी होने का दावा किया, जिसकी सच्चाई इससे उलट है। हम आपको सबसे पहले दावोस में फाइजर के सीईओ से पूछे गए तीखे सवालों और उन सवालों से दुख रही उनकी असहजता दिखाना चाहते हैं। देखिए इसे। Mr. Bourla, can I ask you, when did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. Answer that question.
I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologise to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Yeah, you have a little bit around. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada? What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis? What about the sudden deaths? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? No apologies, sir. Do you think you should be charged criminally for some of the criminal behaviour you've obviously been a part of? How much money have you personally made off the vaccine? How many boosters do you think it'll take for you to be happy enough with your earnings? Nothing? Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past, Pfizer has paid $2.3 billion in fines for deceptive marketing. Have you engaged in that same conduct again? Are you under investigation like you were before for your deceptive marketing, sir? If any other product in the world doesn't work as promised, you get a refund. Should you not refund to countries that laid out billions for your ineffective vaccine? Are you used to only sympathetic media, so you don't know how to answer any questions? Is that it? Shame on you, sir. Shame on you. ये वीडियो फाइजर के खिलाफ लोगों के गुस्से का प्रतीक है, क्योंकि उसके दावे आज खोखले साबित हुए। दरअसल 1 अप्रैल 2021 को फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने एक ट्वीट किया था, जिसमें यही दावा किया गया था कि उनकी वैक्सीन कोरोना का इलाज 100% यानी कोरोना के संक्रमण को रोकने में 100% प्रभावी है। यह दावा किया गया और फाइजर कंपनी की प्रेस रिलीज में भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। इसी के बाद लोगों के दिमाग में यह बात बस गई कि फाइजर की वैक्सीन सबसे प्रभावी है। फाइजर के दावे पर भरोसा करके ही दुनिया भर के देशों ने फाइजर वैक्सीन को खरीदने की पहल शुरू कर दी। दिसंबर 2020 में उसके बाद ही यह वैक्सीन लोगों को लगाई जाने लगी। कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे थे, मारे जा रहे थे, उस दौर में कोरोना की वैक्सीन लोगों की पहली जरूरत थी और वैक्सीन बनाने की होड़ में भारत और रूस के साथ साथ पश्चिमी देश भी लगे हुए थे। इस रेस में 2 अमेरिकी कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना भी जुटी थी और कोरोना की पहली वैक्सीन रूस में बनाई गई, जिसका नाम है स्पुतनिक। लेकिन इसके बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में यह प्रचारित किया कि उनकी वैक्सीन ही बेस्ट है। फाइजर ने तो दुनिया के कई देशों के साथ डील साइन करनी भी शुरू कर दी और यह वो दौर था जब हर देश अपने लोगों के लिए वैक्सीन डोज की मांग कर रहा था। फाइजर का दावा था कि उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी है। दुनिया की जरूरत को फाइजर जैसी कंपनी ने कमाई का जरिया बना दिया। वो वैक्सीन देने के नाम पर देशों में नई नई शर्तें लागू करते गए और यह शर्त कंपनी और उस देश के सरकारों के बीच हुए गुप्त समझौते का हिस्सा थी, जिसको हर हाल में निभाया जाना था। आपने कभी गौर किया कि भारत में कोरोना वैक्सीन के विकल्पों में स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सिन जैसी वैक्सीन हैं,
लेकिन फाइजर वैक्सीन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत उन देशों में शामिल था जो फाइजर जैसी कंपनियों की शर्तों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुका। मॉडर्ना और फाइजर भारत को एक बड़े वैक्सीन बाजार के तौर पर देख रही थी और इन दोनों अमेरिकी कंपनियों को लगता था कि भारत विदेशी वैक्सीन के बगैर अपने देश की 136 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं लगा पाएगा। नवंबर 2021 में भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीक पर थी, जिस वक्त भारत में हर रोज तकरीबन 1 लाख केस आ रहे थे। उस दौरान फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां वैक्सीन के नाम पर भारत सरकार से मोलभाव कर रही थी। भारत के सामने इन विदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मानना आसान नहीं था और भारत ने मुश्किल वक्त में भी कड़ा फैसला लिया। वो मनमानी शर्तों के आगे नहीं झुका। यह फैसला लेते वक्त भारत को बहुत मुश्किलें आई, लेकिन इसके बाद जल्द ही भारत ने न केवल खुद अपनी वैक्सीन बनाई बल्कि कई देशों को वैक्सीन फ्री में बांटी भी। मीडिया में जो खबरें आई उसके मुताबिक फाइजर जैसी कंपनियां अनोखी शर्तें लगा रही थी। भारत सरकार चाहती थी कि विदेशी वैक्सीन कंपनियां भारत में ही वैक्सीन का निर्माण करें, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना को यह मंजूर नहीं था। वो केवल वैक्सीन देना चाहती थी। फाइजर ने शर्त रखी कि सॉवरेन इम्यूनिटी वेवर मिले। इसका मतलब यह है कि फाइजर चाहती थी कि किसी भी हालत में उसकी कंपनी पर भारतीय कानून के तहत कोई केस ना चले। फाइजर को डर था कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हुआ तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसी तरह की शर्त मॉडर्ना ने भी लगाई। मॉडर्ना ने इंडिमिनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी क्लॉज रखा था और इसका मतलब यह है कि अगर वैक्सीन की वजह से किसी भारतीय को कोई साइड इफेक्ट हो गया या उसकी मौत हो जाए तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। सोचिए, इन शर्तों के साथ भारत में ये विदेशी कंपनियां वैक्सीन देना चाहती थी और भारत सरकार उस वक्त नहीं मान रही थी और इसके कई हिस्से इस किताब में जिक्र भी किए गए हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सुनिए। उनके कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनको मानना संभव नहीं था, चाहे वो इंडेमिनिटी की हो और उससे भी ज़्यादा जो सॉवरेन इम्यूनिटी वेवर है कि कभी झगड़ा होगा तो हमारे जो सॉवरेन एसेट्स हैं वो भी इनकी डिस्पोजल पे हो जाएंगे या हक जमाएंगे। ये इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये काम राय यही बनी कि इस कंडीशंस को हम नहीं मानेंगे और हम नेगोशिएट करते गए कि इसको हटाइए हटाइए हटाइए। जब उसके साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया गया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके गए, बढ़ता गया, तो फिर ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो उस विंडो से कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा क्योंकि हमें वो कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं थी। फाइजर और मॉडर्ना ने तो कई देशों के साथ कुछ ऐसी डील साइन की थी जो आपको औपनिवेशिक दौर की याद दिलाएगा। ब्रिटेन की संस्था द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के मुताबिक फाइजर कंपनी ने लैटिन अमेरिका के कई देशों को इंडिमिनिटी के बदले में सरकारी संपत्ति गिरवी रखने की शर्त रखी और सरकारी संपत्तियों में सैन्य ठिकाने, सरकारी बैंक और एयरपोर्ट जैसी जगह शामिल थी। शर्त यह थी कि अगर किसी देश के व्यक्ति में वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ तो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर इस मामले में उस देश के कानून के तहत केस हुआ तो उसका खर्च या जुर्माना उस देश की सरकार को भरना होगा। फाइजर पर यह आरोप थे कि उसने महामारी के दौरान शुरुआत में अपनी वैक्सीन केवल अमीर देशों को बेची थी। ऐसे देश जो वैक्सीन की कीमत नहीं चुका सकते थे, उन्हें वैक्सीन देने से कंपनी ने सीधे मना कर दिया था। और इस तरह की शर्तें देखकर यकीनन कोई भी खुददार देश फाइजर के साथ डील तो नहीं करना चाहेगा और भारत सरकार ने उस वक्त यही किया, जिसका जिक्र भारत में कोरोना वैक्सीन पर लिखी गई किताब ब्रेविंग अ वायरल स्ट्रोम में किया गया है। ये वो किताब है, ब्रेविंग अ वायरल स्ट्रोम। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो किताब है और इसमें वो जिक्र है। इसके आप पेज नंबर 248 को देखेंगे, वहां पे 3rd पैरा है। इसमें मेंशन किया गया है कि दीज quantities were too small to make any difference to India's real requirements. Also, these vaccines would come to so late in the year that their administration would not really make any significant additional impact to the controlling this virus. It was this small quantity on offer for which Indian authors, media personalities and entertainment business stalwart put the pressure on their own government to get Pfizer vaccine, clearly a targeted exercise। यानी भारत में कई लोग ऐसे थे जिसमें बिजनेसमैन भी है, फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं, उन लोगों ने भी दबाव बनाया
मीडिया से भी जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी सरकार पर दबाव बनाया कि फाइजर की वैक्सीन को खरीदा जाए। इस किताब में इस बात का जिक्र है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर का भी जिक्र है कि मंडाविया से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई। इस किताब में पेज नंबर 249 के आखिरी लाइन में हेल्थ मिनिस्टर का नाम लिखा गया है और उसके साथ उनकी मीटिंग का जिक्र यहाँ पे करने की कोशिश की गई, जिसमें बताया गया कि पर्टिकुलर विजिट को चेयर भी नहीं दिया गया। लेकिन ये तमाम बातें इस किताब में जो लिखी गई हैं, खासतौर पर जो लिखी गई हैं कि फाइजर वैक्सीन को भारत लाने की कोशिश की जा रही थी, ये लगातार कोशिश की जा रही थी। इसके मुताबिक कई बड़े सेलिब्रिटी, कुछ डिजाइनर, पत्रकार और लेखकों ने सरकार पर दबाव बनाया। फाइजर पर आरोप यह भी लगे कि उसने अपने वैक्सीन के लिए कई देशों में लॉबिंग भी की थी। मुमकिन है कि फाइजर वैक्सीन को भारत लाने के लिए जो लोग सरकार पर दबाव बना रहे थे वो फाइजर की लॉबिंग का ही हिस्सा रहे हों। और इस किताब में यह भी लिखा गया है, जिस किताब को मैंने अभी आपको दिखाया, इस किताब में यह भी लिखा गया है कि फाइजर के प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी मिले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि फाइजर इतनी कम वैक्सीन दे रहा था जो भारत की जरूरतों के हिसाब से बहुत ज्यादा कम थी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो वैक्सीन की बात कर रही थी, वो वैक्सीन की बात तो कर रही थी, लेकिन उनके पास वैक्सीन देने के लिए हमारे पास वैक्सीन थी नहीं। वो 6 और 8 महीने बाद वैक्सीन देने की बात कर रही थी। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास वैक्सीन की मात्रा इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रही कि हमने बाद में बाकी लोगों के साथ भी वैक्सीन को शेयर किया है। तो उस समय जो भी दबाव था वो वैक्सीन उस समय उपलब्ध ही नहीं थी। और उसके अलावा कुछ ऐसे उनके साथ कंडीशंस लगी हुई थी जो भारत को अमान्य थी और किसी भी सार्वभौमिक देश के लिए वो अवमान्य थी, वो वाली मान्यता नहीं थी उनके लिए। तो इस वजह से जो एक फॉलो किया गया हमने, अगर भारत जैसे देश जहाँ पर हमें 100 करोड़ वैक्सीन, 100 करोड़ व्यक्ति हैं और उनको 200 करोड़ डोजेस चाहिए और कोई आकर कहे कि मैं एक 50 लाख या 1 करोड़ डोजेस दूं, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला होता। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय एक दूरगामी सोच के हिसाब से भी और हमारी उस समय की जो स्थिति थी और जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था, उन सब को लेकर के मेरे को लगता है नीतिगत बहुत अच्छा निर्णय लिया गया था। अक्टूबर 2021 में यूरोपीय यूनियन की संसद में फाइजर ने खुद पर उठे सवालों के जवाब दिए थे। उसमें फाइजर के प्रतिनिधि ने कबूल किया था कि दिसंबर 2020 में जब फाइजर वैक्सीन मार्केट में आई, उस समय कंपनी के पास यह डेटा नहीं था कि उनकी वैक्सीन कोरोना संक्रमण पर कितनी कारगर है। इस बातचीत में यह कंपनी ने भी कहा था कि उन्होंने साइंस की स्पीड से काम किया है और एक तरह से बिना पूरी स्टडी किए वैक्सीन रोल आउट कर दी। इसका एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. जबकि इससे कुछ महीने पहले ही कंपनी ने अपने एक प्रेस रिलीज में यह बात मानी थी कि उनकी वैक्सीन कोरोना संक्रमण पर 100% प्रभावी है। यही बात कंपनी के सीईओ ने अपने ट्वीट में भी लिखा था। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर ने अपने वैक्सीन ट्रायल्स की रिपोर्ट में फेरबदल किया। ट्रायल्स के दौरान वैक्सीन के साइड इफेक्ट से संबंधित डेटा को ठीक से स्टडी नहीं किया गया। फाइजर के सीईओ ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में यह बात भी कबूली थी कि कंपनी ऐसा मानकर चल रही है कि लोगों को हर साल फाइजर की वैक्सीन लगवानी ही होगी, यानी कंपनी कोरोना वायरस को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ रही है। फाइजर पर वॉर प्रॉफिटिंग का आरोप भी लग गया और इसका मतलब यह है कि युद्ध जैसी स्थिति में मुनाफाखोरी करना। और कोरोना महामारी काल की एक ऐसी स्थिति थी जिसमें एक वायरस मानवता के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में फाइजर जैसी कंपनी ने वैक्सीन के माध्यम से केवल कमाई के बारे में ही सोचा। वर्ष 2020 में फाइजर कंपनी ने 3,37,000 करोड़ रुपए कमाए थे और यह साल वो था जिसमें कोरोना वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसके अगले वर्ष यानी वर्ष 2021 में फाइजर ने
57,000 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें 2,91,000 करोड़ रुपए कंपनी ने केवल कोरोना वैक्सीन से कमाए। इसी तरह वर्ष 2022 में फाइजर की अनुमानित कमाई 8,26,000 करोड़ रुपए है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण फैलने से लेकर अब तक फाइजर कंपनी ने कोरोना वैक्सीन से 5,50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब आप सोचेंगे कि कोरोना वैक्सीन पर फार्मा कंपनी ने अगर पैसे कमाए तो इसमें गलत क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइजर वैक्सीन की एक डोज की लागत करीब 100 रुपए है। और अब आप खुद सोचिए कि 100 रुपए की में बनने वाली वैक्सीन को फाइजर ने अमेरिकी सरकार को ही 1,600 रुपए में बेची, करीब 1,600 रुपए में। और खुले बाजार में लोगों को फाइजर की वैक्सीन करीब 10,500 रुपए प्रति डोज बेची जा रही है। यानी खुले बाजार में फाइजर कंपनी कोरोना वैक्सीन को करीब 130 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रही है। इसे ही हम बार बार कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर लोगों को धोखा देने की कोशिश हो रही है। यानी फाइजर ने अपने मुनाफे के लिए ही महामारी काल में खूब पैसा कमाया। कंपनी जानती थी कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन खरीदने के लिए लोग अपनी सारी जमा पूंजी लगा देंगे। फाइजर ने लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाया। अकेले फाइजर के सीईओ ने पिछले 2 सालों में करीब 405 करोड़ रुपए कमा लिए। और फाइजर ये जानती थी कि उसकी वैक्सीन कारगर हो ना हो, लेकिन मार्केटिंग ऐसी होगी कि लोग वैक्सीन हाथों हाथ खरीदें। सच्चाई ये थी कि दिसंबर 2020 में वैक्सीन रोल आउट होने के समय भी कंपनी के पास वैक्सीन की क्षमता से संबंधित पूरा डेटा तक नहीं था, लेकिन मौके का फायदा उठाने में फाइजर पीछे नहीं रही। यही वजह है कि अब फाइजर और उसके सीईओ अल्बर्ट बोर्ला पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं उनके कारस्तानियों पे, लेकिन सवाल अब यह भी उठता है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खाने वाले लोग पाकिस्तान के लिए इतनी हमदर्दी कैसे रख सकते हैं? पाकिस्तान का नाम लेने पर एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर आपके जहन में सबसे पहले क्या छवि उभरती है? जाहिर है आतंकवाद और पाकिस्तान में चल रहे असंख्य टेररिस्ट कैंप्स की इमेज आपके सामने आती होगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की इस प्रॉक्सी वॉर को झेलते आए हैं और यह पाकिस्तान की घोषित नीति का हिस्सा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जबकि वर्ष 1999 में कारगिल की भीषण जंग की यादें भी भारतीयों के मन में ताजा है। इसलिए जब जब पाकिस्तान के साथ शांति, अमन और कारोबार की बातें होती है तो एक आम भारतीय के दिमाग में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा आतंकी हमले की तस्वीरें तैरने लगती है। और पाकिस्तान की इसी नीति की वजह से भारत कभी भी पाकिस्तान पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन आज भारत में भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता हैं जिनके दिमाग में उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही चलता रहता है। वो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी इस तरह करते हैं जैसे वो पाकिस्तान की ही पीआर टीम का हिस्सा हो। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान से समझ में आ जाएगा जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आई एम हैप्पी कि बीजेपी तो नहीं, पर कम से कम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाजपेयी जी की जो पॉलिसी रही है डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन, यानी दो हमसाया को कैसे किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी डायलॉग प्रोसेस की बात करते थे वाजपेयी जी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस बात को समझता है। बीजेपी वाले इस पॉलिसी को नेगेट करते हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर, जो हम जैसी जमातें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर का एक सोल्यूशन चाहते थे, उसको भी बीजेपी ने अनडू करके, उसको भी स्क्रैप करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस मसले को और ज्यादा पेचीदा किया है। तो मेरा ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मसले कश्मीर के रिकंसिलिएशन का, डायलॉग का, दैट हैज टू बी विद रेस्टोरेशन ऑफ व्हाटएवर हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट। आप सोचिए कि महबूबा भारत की नागरिक हैं, उन्हें आम भारतीयों के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनको भारत से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता सताती है, फिक्र सताती है, और इसलिए उन्हें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शांति दूत नजर आते हैं
और वो उसी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते नहीं थकती हैं जिसका असली एजेंडा भारत को बर्बाद करना है। और ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स उसकी घोषित नीति का हिस्सा है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी गाहे बागाहे पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापते रहे हैं। और जब महबूबा मुफ्ती ने शहबाज शरीफ की तारीफ में कसीदे पढ़े तो भला वो कैसे पीछे रहते, उनको भी सुनिए। मैं भी कहूँगा, मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने, कि जंग का ज़माना गया, अब बातचीत का ज़माना है, डिप्लोमेसी का ज़माना है, मित्रता का ज़माना है। मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस बात पे आगे चलेंगे और इस बात को आगे चलाएंगे और इस दोस्ती को आगे कायम करेंगे, तभी यहाँ पे ये टेररिज्म ख़त्म होगा। उसके बगैर कोई भी हुकूमत यहाँ आएगी वो नहीं ख़त्म कर सकती। आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और इसलिए अगर आज भारत अपने पुराने अनुभवों से सीख रहा है तो फिर इसमें महबूबा मुफ्ती या फिर फारूक अब्दुल्ला को इतनी दिक्कत क्यों है? शायद उनका पाकिस्तान प्रेम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता है और इसलिए दिल का दर्द अक्सर जुबां पर आ ही जाता है। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ और करती रहूंगी तब तक, जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है, तब तक, जब तक जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पाकिस्तान में क्राइसिस है, माना कि वो आप उसको दुश्मन मानते हो, मगर उसको अगर दुश्मन के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे वो भी दोस्त बन जाता है। सर, कश्मीर और दिल्ली की दूरी दूर हो ये आप बार बार कहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी आप करते हैं। मैं करता हूँ, मैं करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, जितने मर्जी है आपकी, आप जो भी कहें। मगर उसके बगैर देखिए, देवी गौड़ा जी ने भी कोशिश की थी, ये नहीं आप कह सकते नहीं की, इसकी किताब में लिखा हुआ है, मगर कोशिश करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आखिरी बुलेट बंद होगा फिर हम बात करेंगे, वो बहुत देर हो गई होगी। जैसे सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है और पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। इस मसले की वजह से जम्मू कश्मीर एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में बल्कि मुल्क की तमाम जेलों में इस वक्त मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ज़रूर होना चाहिए। ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म होगी। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। ये दोनों ही नेता जानते हैं कि अगर कश्मीर की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार भारत या भारत की सेना नहीं, पाकिस्तान और उसकी आतंक परस्त नीति है। और ये सच जानने के बावजूद ये नेता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते। और आज भले ही पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर हो, दुनिया भर से भीख मांग रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने, आतंकी साजिश रचने और ड्रग सप्लाई करने के लिए उसकी फंडिंग में कोई कमी नहीं आई है। और इसलिए बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ यूएई में बैठकर प्रायश्चित करने की जगह पाकिस्तान में आतंकवाद को पालना बंद करें और साबित करें कि वो सच में अमन चाहते हैं। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भारत सरकार को कोसने की जगह पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए ताकि कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के इशारे पर होने वाला खून खराबा और दहशतगर्दी बंद की जा सके। लेकिन इसकी जगह उनकी सुई पाकिस्तान से बातचीत और आर्टिकल 370 की बहाली पर ही आकर टिक जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर के हालात में बदलाव देखे गए हैं और आज कश्मीर की जनता खुद अलगाववादियों को नकार कर मुख्य धारा से जुड़ रही है। लेकिन कश्मीर की यह नई तस्वीर ना तो पाकिस्तान को हजम हो रही है और ना ही भारत में उनके पैरोकार नेताओं को। और फिलहाल डीएनए में रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए, लेकिन इस विराम के बाद हम डुअल सिम और उस पर नजरें गड़ाए बैठे साइबर ठगों की मोडस ऑपरेंडी का डीएनए टेस्ट करेंगे जो आपसे जुड़ा है,
देखिएगा जरूर। उसकी शर्तें लिखित फॉर्म में पत्रकारों में 9 तारीख को दी गई थी। इस लिखित शर्तों में 2-3 बातें जो है वो प्रमुख मैं कह दूंगा कि ये नागपुर में ही कंडक्ट किया जाएगा। नागपुर के पत्रकारों के आगे और एक पंच कमेटी के आगे ये पूरी चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ेगी। 2 बार ये प्रक्रिया की जाएगी। ऐन वक्त पर महाराज को, क्योंकि उनमें दिव्य शक्ति अपने आप वो जानते, ये उनके दावे हैं, तो ऐन वक्त पर महाराज के सामने 10 लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनके सामने पेश किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर महाराज बताएं। साथ में जहां पर यह कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन होगा, उसके पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और महाराज को ये 10 चीजें कौन सी है ये पहचाननी है अपनी दिव्य शक्ति से और बतानी है। पंच कमेटी के सामने ये सब पारित होगा। अगर लगातार 2 बार, पहली बार होगा, उसके 4-5 दिनों के अंतराल में दूसरी बार होगा, ये दोनों बार वो 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हैं तो उनमें दिव्य शक्ति है ये मानी जाएगी। हालांकि दिव्य शक्ति तो 100% करेक्ट होती है, इसके बावजूद 10% की छूट दी गई है। और फिर महाराज अगर चाहते तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अगर वो प्राइज नहीं चाहते फिर भी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए वो आगे आए, तभी कहा था। और वो दिव्य शक्ति अगर सिद्ध करते हैं तो हम मानेंगे कि उनके पास में दिव्य शक्ति है। उनके साथ चरणों पर मैं खुद माथा टेकूंगा, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक है। और इतना ही नहीं तो सीधा सीधा उसके साथ में हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, आज तक हजारों बाबा, मांत्रिक, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का हम भांडाफोड़ किया है, ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये आह्वान उनको दिया गया है। नागपुर में देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, पालक मंत्री है और वे ऑलरेडी उनका दर्शन लेने के लिए बोलिए या फिर उनके विजिट करने के लिए बोलिए वहां गए थे। उन्हीं के लोगों ने इनका आयोजन किया है, इसलिए नागपुर में उनको पूरी अच्छे ढंग से सुरक्षा मिलेगी, उनका अच्छे ढंग से स्वागत होगा। नागपुर में वो अगर दिव्य दरबार नहीं लगाते तो हम कहीं भी उनको आह्वान देने के लिए उनके धाम में तो नहीं जाने वाले थे। इसलिए ये चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में ही कंडक्ट होगी और किसी दूसरी जगह पर कंडक्ट नहीं होगी। यहां पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये सब करना होता है। महाराज के पास में कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से उन लोगों की न जाए, रूम में जो चीजें रखी है उसकी जानकारी न जाए, ये हमें देखना पड़ता है। वैज्ञानिक कसौटी पर ही ये चुनौती पारित होती है। श्याम आनंद जी, आपने एक चुनौती की बात की और एक चुनौती कल बाबा धीरेन्द्र दीक्षित जी न्यूज पर आए, अपनी बात उन्होंने रखी। तमाम जो बातें आपने कही हमने उनका पक्ष भी इस पर सुना, लेकिन बाबा ने अब आपको ही चैलेंज दिया है। वो ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप रायपुर आए, आप जो बोलेंगे वो कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा था, फिर आपसे सवाल लेंगे। ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता, गुरु प्रेरणा होगी हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। तो आपने सुना, ये चुनौती उनकी तरफ से श्याम आनंद जी दी गई है। आप रायपुर क्यों नहीं गए? क्या अब आप रायपुर जाएंगे? मैडम जी, मैं आपको थोड़ी एक बात स्पष्ट कर दूं। नागपुर में जो उनका दिव्य दरबार लगा, उसका बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से ये वीडियो प्रसारित हुआ है उन्हीं की ओर से। उसमें इस वीडियो में 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट 56 सेकंड तक उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक भक्त को पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? धीरे आवाज में उसने कहा शंकर लाल है। फिर थोड़ी देर बाद महाराज कहते हैं, बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है? माइक के सामने बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कार्ड उजागर कर देंगे। ये उन्हीं के वीडियो में है। नागपुर के 7 और 8 तारीख को हुए दिव्य दरबार का वीडियो है, उन्होंने प्रसारित किया हुआ जी। अब मुझे आप बताइए, आप खुद पत्रकार है, सामने 70-80 हजार भक्त बैठे हैं, भक्तों की भावनाएं होती है, उनके लिए महाराज भगवान का अवतार होते हैं या खुद भगवान होते हैं। ऐसी स्थिति में आप पत्रकार हैं, मैंने 15 साल तक पत्रकारिता की है, क्या आप लोगों के सामने ये कह सकते हो महाराज आप क्या कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो? आपने खुद पूछा था शंकर लाल नाम है पिताजी का और आप बता रहे हो कि आपने पहचाना। ये इस ढंग से आह्वान होगा लोगों के सामने, इस ढंग से ये प्रूव होगा? इसको दिव्य शक्ति कहते हैं। ये डायरेक्टली ठगी है।
लोगों के सामने हम कर पाएंगे ये पहले ठगी? भी इस तरीके के मामले आए हैं, ठीक है, सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी सर। अब से पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं, और लेकिन ये तो बात आज के डिजिटल युग में देश की ज्यादातर आबादी इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है और लेन देन के लिए यूपीआई सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। और आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपनी सहूलियत के लिए 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी रखते होंगे और अपने फोन में डुअल सिम का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर डुअल सिम के इस दौर में आप अपने दूसरे नंबर का रिचार्ज करवाना भूल गए हैं तो डीएनए का आज का यह विश्लेषण खासतौर पर आपके लिए ही है। और आज आपको हमारे इस विश्लेषण को अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फोन में मौजूद दूसरे सिम को रिचार्ज करवाना भूल जाते हैं या आपको सिरदर्द लगता है तो आपकी ये बुरी आदत साइबर लुटेरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इस छोटी सी लापरवाही की वजह से आप अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अपनी दूसरी सिम को रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। बाद में यह सिम किसी साइबर ठग के हाथ लग गई और उसने पीड़ितों का पूरा खाता खाली कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पिछले महीने ऐसे कुछ मामले सामने आए थे, जहां साइबर ठगों ने बंद पड़े सिम कार्ड को दोबारा इशू करवाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। लखनऊ पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी फर्जी केवाईसी के जरिए बंद पड़े सिम को खरीदकर ठगी को अंजाम दे रहा था। और इसलिए आज हम डुअल सिम और उस पर नजरें गड़ाए बैठे साइबर ठगों की मोडस ऑपरेंडी का डीएनए टेस्ट करेंगे। दरअसल ये साइबर अपराधी सबसे पहले फर्जी आईडी से बंद पड़ी सिम को खरीदते हैं। कई मामलों में तो इनकी सिम विक्रेताओं से सांठगांठ होती है। साइबर लुटेरों की कोशिश होती है कि ये पुरानी डिजिट के नंबर खरीदें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये पुराना नंबर ही उनके बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी के साथ अटैच रहता है और लापरवाही या जानकारी ना होने की वजह से वो इसे बदलते भी नहीं है। एक बार सिम मिलने के बाद ये अपराधी इन सिम में आपके भीम, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे जैसे किसी ऐप को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इन्हें इस ऐप के साथ अटैच आपका बैंक अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी भी मिल जाती है। हालांकि ये अपराधी यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि यूपीआई से एक दिन में मात्र 1 लाख रुपए तक का ही लेन देन हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लेने के बाद ये ठग बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पहले फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं, यानी यूजर आईडी भूल गए वाला जो लिंक होता है उस पर क्लिक करते हैं और बैंक की वेबसाइट इनसे अकाउंट नंबर, ईमेल और रजिस्टर्ड फोन नंबर एंटर करने के लिए कहती है, जिसे एंटर करने के बाद आपके ही बंद पड़े सिम पर, जो कि बैंक के साथ रजिस्टर्ड है और अब साइबर ठग के पास मौजूद है, उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर करते ही अपराधी को इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी पता चल जाती है। ठीक इसी प्रोसेस के जरिए ये ठग फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। बस इसके बाद ये साइबर लुटेरे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपके अकाउंट को खोलते हैं और फिर पूरा अकाउंट साफ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप अपना वो नंबर तो पहले ही बंद कर चुके होते हैं और ऐसे में आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई मैसेज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल साइबर लुटेरे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों का फायदा उठा रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में ट्राई ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक जो टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रही थी उसे बंद कर दिया गया। और अब नए नियमों के मुताबिक अगर यूजर को अपना नंबर चालू रखना है तो उसे हर महीने अपना सिम रिचार्ज करवाना होगा या फिर 3 महीने या 6 महीने का पैक लेना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर 3 महीने बाद ये नंबर अपने आप बंद हो जाएगा और फिर टेलीकॉम कंपनी उस सिम को किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर देती है। लेकिन ट्राई का यही नया नियम अब साइबर ठगों के लिए पैसा लूटने का नया अड्डा बन गया है। इसी तरीके का इस्तेमाल कर साइबर लुटेरों ने दिल्ली के कारोबारी शिव कौशिक के खाते से 1-2 नहीं 75 लाख रुपए उड़ा लिए। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें 1 रुपए तक वापस नहीं मिला है। देखिए।
ये दिल्ली के कारोबारी शिव कौशिक है। साइबर ठगी के शिकार शिव कौशिक अपनी गाढ़ी कमाई के 75 लाख रुपए गंवा चुके हैं। वजह इतनी मामूली है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने दूसरे सिम का रिचार्ज नहीं करवाया और ये गलती इन पर इतनी भारी पड़ी कि ठगों ने इनके खाते से 1-2 नहीं पूरे 75 लाख रुपए साफ कर दिए। कुछ टीडीएस की पेमेंटें करनी थी क्योंकि 7 तारीख थी, लास्ट डेट होती है हर महीने की। तो खोला तो मालूम पड़ा है कि बैलेंस कम है। तो स्टेटमेंट चेक की, स्टेटमेंट चेक करी तो कुछ अलग अलग खातों में 4.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर हुई हैं। टोटल हो गए 75 लाख। ठगी की इस वारदात को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पैसा वापस मिलेगा उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिस्टम से निराश हताश शिव कौशिक अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने निकल चुका है, अभी तक कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सिर्फ ये बोलती रहती है कि हाँ साहब हम प्रयास कर रहे हैं। बैंक ने अपना हैंड्स अप कर ही चुका है कि साहब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लॉयर की मदद से हमने अपना केस अम्बुड्समैन में डाला है। देश में डिजिटल क्रांति के साथ साइबर लुटेरों का भी गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। इन लुटेरों की गिद्ध जैसी नजर हर वक्त आपकी गाढ़ी कमाई पर रहती है। एक मौका मिला और अकाउंट साफ। ट्राई की नई गाइडलाइन ने इन साइबर ठगों को एक नया मौका दे दिया है, क्योंकि अब लुटेरों की नजर आपके दूसरे सिम पर है, ऐसे सिम पर जो रिचार्ज नहीं करवाने की वजह से बंद हो गया है। लुटेरे ऐसे सिम अपने नाम पर इशू करवा लेते हैं और फिर उस सिम से अटैच आपके खातों में घुसपैठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि सिम बंद होने की वजह से पीड़ित को ठगी का भी पता नहीं चलता और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका आईडी यदि किसी के पास मिल गया और वो भी यदि ऑपरेटर सिम किसी वेंडर के थ्रू एक कंप्लेंट डाल के फर्जी कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, सिम बंद हो गया है या सिम गलत हाथों में, वो आपके नया सिम इशू करा लेता है। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर सिम हाईजैक हो गया, चाहे वो आपने ही बिल पे नहीं किया उससे हुआ हो, चाहे वो आपने QR कोड गलती से किसी और को शेयर हो गया, ई सिम जनरेट हो गया आपका। ज्यादातर मामलों में बैंक पीड़ित की ही गलती बताकर पल्ला झाड़ लेता है और ठगी के शिकार शख्स को पैसा वापस मिलने की संभावनाएं भी ना के बराबर रह जाती हैं। अधिकांश होता क्या है कि लोग गलती कर देते हैं, OTP अपना शेयर कर पाते हैं या कंट्रीब्यूशन कर देते हैं जिनकी गलती की वजह से वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वो जब केसेस जब RBI तफ्तीश करता है और इस केस को एग्जामिन करता है, तब जहां जहां RBI को लगता है कि ये तो व्यक्ति विशेष की गलती से हुआ है, तब वो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज आपका सिम और आपका फोन भी आपके लिए किसी एसेट से कम नहीं है। ऐसे में उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपका एक सिम कार्ड है, फोन में पड़ा हुआ है, कई सारे बैंक अकाउंट से लिंक है और उसका आप बिल पे नहीं कर रहे हैं, 3 महीना हो जाता है, 3 महीने के बाद वो नंबर ऑपरेटर किसी और को असाइन कर देता है और वो गलत हाथों में चला जाता है। सबसे पहले तो वो आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट कर ही सकता है, क्योंकि बहुत सारे OTP उस पर आते हैं, उसके अलर्ट उस पर आते होंगे, उसको वो समझ जाएगा कौन से बैंक का है। यदि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो उससे लिंक जितने भी बैंक्स की डिटेल्स हैं वो उसको मिल जाएंगे और उसके बाद चूंकि OTP वहीं आना है, उनको हैक करके पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप नहीं चाहते कि कोई साइबर अपराधी आपका बैंक खाता सिर्फ इस वजह से खाली कर दे कि आप अपने दूसरे सिम को रिचार्ज करवाना भूल गए हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई को कोई हैकर चोरी कर ले, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको हर महीने अपने मोबाइल फ़ोन की वैलिडिटी, अपने सिम कार्ड की वैलिडिटी चेक करनी है। सिम कार्ड की अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो साइबर अपराधी इसका फ़ायदा उठाकर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आज का सवाल, आपको ये बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप इस पर शोध कीजिए। इस विराम के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब देंगे। कोई विधान दरबार में जाकर उनको चैलेंज नहीं करते बैठता। मेरा संगठन वो नागपुर में आए, महाराष्ट्र के एरिया में आए, इसलिए उनको चैलेंज दिया है जी। वहां तो महाराष्ट्र में आकर सिद्ध करे ना। अगर वो चैलेंज दे रहे हैं नागपुर में क्या उनकी दिव्य शक्ति चलती नहीं क्या?
आप रायपुर नहीं जाना चाहते हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है आपको लगता है? नहीं मैडम जी, रायपुर नहीं, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि भक्तों के सामने जो वातावरण होता है उसमें वैज्ञानिक कसौटी अमल में नहीं ला जा सकती है। मैं आपको उल्टा, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, कोई पत्रकार सब पब्लिक के सामने बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी पूरी। आप नहीं कह सकेंगे कि आप आपसे लूंगी। आपने तो अभी नाम ये आरोप आप पर बाबा ने लगाया है कि क्योंकि वो सोशल मीडिया स्टार हैं, कई उनके भक्त हैं, कई उनके फॉलोअर्स हैं जो लोग उनको सुनते हैं, और इसी चीज का आप फायदा उठाना चाहते हैं। मैडम जी, मैंने आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों का भंडाफोड़ किया है, जिनके सभी के लाखों भक्त रहा। क्या उनके नाम पर टीआरपी आप बटोरना चाहते हैं? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। ये वो पूछ सकते हैं, उनको जो कहना है वो कह सकते हैं, पूरा अधिकार है उन्हें कहने का। लेकिन कुछ भी कहने के पीछे अपनी ठगी को मत छुपाइए। आप में दिव्य शक्ति है, नागपुर में भी आपकी दिव्य शक्ति चलती है। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उसको सिद्ध कीजिए। रहा सवाल प्रसिद्धि का, तो मुझे मैडम जी कोई प्रसिद्धि का मोह नहीं है। सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से, मैं बहुत प्रसिद्ध। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने बाबा का भाना फोड़ दिया है, आपने उन्हें एक्सपोज कर दिया है। मेरा काम ही है पब्लिक के सामने विचार करने के लिए उनको प्रस्तुत करना, और आप सब लोग सोच रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अदालत जाएंगे आप, क्योंकि अब ये मामला जो है हजारों लोगों की आस्था से भी जुड़ चुका है। कई जगह आपके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, आपके पुतले भी जलाए गए हैं। सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब अदालत जाएंगे आप? मैडम जी, पहली बात तो है कि मैं सनातन धर्म के खिलाफ मैंने एक भी बात नहीं की, धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं की। लोगों को तो ये लग रहा है ना, विरोध आपका हो रहा है। आप सीधा ये बोलिए ना, अदालत जाएंगे सर कि नहीं जाएंगे? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है ना, इस देश के करोड़ों सनातनियों से जुड़ा हुआ है, लोगों के विश्वास आस्था से जुड़ा हुआ है। जानते हैं। रहा सवाल आगे की सभी कार्रवाई कानूनन जो पॉसिबल होगी वो सभी ली जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, 1 मिनट केवल। जी ठीक है। वाले बाबा नाम और नंबर लेकर भूत और भविष्य सब कुछ बता देते हैं। एक बड़े तबके के बीच कम उम्र के ये बाबा मात्र 27 साल के यानी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से काफी मशहूर है। हजारों लाखों लोग उनके कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन अब बागेश्वर धाम वाले ये बाबा जी विवादों में फंस गए हैं। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के शाह मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने दावे साबित करने की चुनौती दी है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया है। शाह मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करवा दी है, जिसका जवाब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है। इस वक्त खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दरबार लगाते हैं, और ये भी दिखाएंगे कि उनके दरबार में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम, और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या आप अंधविश्वास फैलाते हैं? श्री सीताराम, आपकी जय हो। ठीक हैं आप? आवाज आ रही? हाँ, आपने पूछा कि आप क्या अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, सनातन की बात करना और श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करना, हनुमान चालीसा आदि उपायों से जोड़ना, पितृ मातृ पितृ पूजन के बारे में बताना, अगर यह अंधविश्वास है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं वो सब फैला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर धाम दरबार की एक तस्वीर। और मैं बाबा आपसे जानना चाहूंगा, पंडित शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये क्या है। देखिए ये तस्वीर, सबसे पहले बागेश्वर धाम दरबार की।
तो बाबा ये तस्वीर है आपका जो प्रेत दरबार लगता है उसकी ये तस्वीर है। आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं और लोग बिल्कुल अच्छा, ठीक, अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। समझ आ गया। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ये धाम की महिमा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है, बस यही भरोसा के लिए जो है कल्याणकारी बन जाता है और उनको हनुमान जी से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसका दरबार की बात, ठीक है, मैंने माना, मैंने माना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन आपने इसका नाम प्रेत दरबार क्यों रखा कि भूत प्रेत से जो पीड़ित है वो मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा उसको? ये तो अंधविश्वास हुआ ना। देखो, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। अब संबोधन अपने अपने अनुसार लोग कर देते, जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। संबोधन है पर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। समझ गए जी? मैंने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहता हूं, मैंने एक इंसिडेंट सुना जिसमें आपने व्यक्ति को ये भी बता दिया कि फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ये प्रेत बाधा दी है या आपके अंदर जो है भूत प्रेत का प्रवेश कराया है। मैंने एक वीडियो ये भी सुना आपका। ये नाम कहां से जान लेते हैं आप कि भूत प्रेत आपके अंदर आ गया? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं और हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है। बस अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव करवाया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। ना तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, ना उसके लिए हम कोई फीस लेते, तो अब अंधविश्वास कैसे? अगर आप इसको अंधविश्वास कहेंगे तो कल के दिन आप कलावा को अंधविश्वास कहने लगेंगे। कल के दिन आप जो है बाहरे भारत, आप भी कितने बुद्धिमान हैं, बाहरे अद्भुत देश। ये देखिए, वो तो मैंने भी बांधा हुआ है जय महाकाल का। आ गई कि रुक गई? हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं, आए एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास। अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहरे भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। क्या भूत प्रेत होते हैं महाराज जी? आते कहाँ से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं जी। क्या भूत प्रेत होते हैं आपके हिसाब से? सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हीं को कोई प्रेत कहता, कोई संकट कहता, कोई बाधा कहता है। आप बहुत वाकपटु है महाराज जी, इतना मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आप आ गई आवाज? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है और साफ साफ आ रही है।
मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना कि भाई नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है और कोई इसे भूत प्रेत कहता है। आप बहुत वाकपटु हैं, आप खुद कचरावाचक हैं, तो आप कितने वाकपटु होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप जो है सनातन की बात कहते अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। सत्य को बोलना वाकपटुता नहीं जी, आप अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। क्या नुस्खा दिया आपको, सुनाता हूं मैं। आप हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ। अब हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो। महाराज जी, सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है, आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है। इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। सठे साठ्यम समाचरित, आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज़्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है भैया उससे। नहीं, तो ये भड़काना नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, ये भड़काना हुआ या नहीं हुआ? यह कैसे, वाह, आत्मरक्षा करने की बात करना भड़काना हो गया? कोई आपकी बहन बेटी के आबरू पर हाथ लगाए और आप चुप बैठे देखे रहो, कानून जब तक आए, जब तक इज्जत लुट जाए, ये भड़काना हो गया? आत्मरक्षा करने का संविधान के लिए ये लाइसेंस क्यों देते हैं हथियारों का सरकार? आत्मरक्षा के लिए ही तो देते हैं। क्या ये गलत है? पहले ये कानून बंद करवाओ कि लाइसेंस ना दे। लाइसेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जाता है। आप तो आपके हिसाब से तो जेसीबी उठा लो, पत्थर उठा लो जी। अगर कोई मारे तो क्या करेगा? जब तक सरकार आएगी, कानून आएगा, तब तक भैया वो निपटा के चला जाएगा, फिर कौन कानून मानेगा? ये तो हिंसा ही चले जाएंगे। आपका ये बयान हिंसा को बढ़ाना है, कौन करेगा? भारत के संविधान सम्मत नहीं है। पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से, इसमें हिंसा आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से। अपनी दृष्टि, आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से। महाराज जी, दिल की बात कभी कभी जुबान पर आ जाती है। कुछ भी निकालोगे वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि हमारी कौन सुनता है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? आप लोगों की दुनिया सुनती है। अरे आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी। पास बल है, हम तो देहाती आदमी हैं, हमारी जीप फिसल जाती है, हमारी जीप फिसल जाती है। गांव के देहाती लोग हैं, जो उसमें फिसल जाती है, बचपना है हमारे अंदर, निकल जाता है, और निकल जाना भी चाहिए। अगर सत्य निकल भी जाता है तो कोई बुराई नहीं, पर अहिंसात्मक बयान है वो। अहिंसात्मक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पत्थर उठा लेना या जेसीबी चलवा देना या मैं जेसीबी खरीद लूंगा, ये हिंसात्मक या अहिंसात्मक हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। बराक ओबामा ने 13 वर्ष पहले आज ही के दिन वर्ष 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को अपने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के लिए 238 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ा था। यह एक ऐतिहासिक मौका था और तब बराक ओबामा के शपथ ग्रहण के समय वॉशिंगटन डीसी में लगभग 20 लाख लोग मौजूद थे। ओबामा 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते हुए दूसरी बार नवंबर 2012 में भी राष्ट्रपति चुने गए। वो अमेरिका के 21वें ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कदम रखने वाले बज ऑल्ड्रिन का जन्म वर्ष 1930 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने अपोलो 11 लैंडिंग मिशन के लिए लूनर मॉड्यूल पायलट के रूप में काम किया था और वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे गुजारे थे। वर्ष 1966 में बज ऑल्ड्रिन ने 5 घंटे तक स्पेस वॉक की थी, जो उस वक्त का एक रिकॉर्ड था। वर्ष 1885 में आज ही के दिन एले थॉम्सन को रोलर कोस्टर राइड के लिए पेटेंट मिला था। एले थॉम्सन अमेरिकी आविष्कारक थे और उन्होंने कई तरह की अम्यूजमेंट राइड्स बनाने के लिए फादर ऑफ द ग्रेविटी राइड भी उन्हें कहा जाता है। और आज तमाम अम्यूजमेंट पार्क्स में रोलर कोस्टर राइड की सुविधा है और हर उम्र के लोग इसका आनंद ले सकते हैं।
वर्ष 1988 में आज ही के दिन आजादी की लड़ाई के बड़े नायकों में एक खान अब्दुल गफार खान का निधन पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उन्हें ब्रिटिश भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि वो गांधीवादी थे और उनका जन्म जिस क्षेत्र में हुआ था वो फ्रंटियर ट्राइबल एरिया था। हिंदी में उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफार खान महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा की गई भारत के बंटवारे की मांग का जोरदार विरोध किया था। और वर्ष 1920 में आज ही के दिन मशहूर इटालियन निर्देशक और स्क्रीन राइटर फेडरिको फेलिनी का जन्म इटली में हुआ था। फेलिनी को 20वीं सदी के सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। उनका फिल्मी करियर लगभग 50 वर्षों का था, जिसमें उन्हें 12 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। वर्ष 1993 में उन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था और उनकी बनाई हुई फिल्म 8.5 को दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में शामिल किया गया। यूनेस्को ने फेलिनी प्राइज का नाम फेडरिको फेलिनी के नाम पर ही रखा है। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। स्वर नहीं है, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर ये अंधविश्वास है तो फिर तो ठीक है। महाराज जी ये बताइए, आपने श्याम मानव जी के लिए जिन भाषा का की सठिया तो नहीं गए हैं, ये भाषा क्या एक संत पर शोभा देती है, एक महंत पर शोभा देती है? और आपने किस मुहावरे का उनके लिए उपयोग किया? मैं आपको सुनवाता हूँ। रुकिए महाराज जी, रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सुनवाता हूँ आपको, आप ही का बयान। हमें याद है छतरपुर का बयान, हमें अपना याद है, हमें याद है अपना याद। अब भाई कोई एरो वगैरह मत नत्थु कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटो के ऊकी बातें सुनत रहे। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक जी महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा बुंदेलखंडी आपके मतलब आपके दिल से निकलती है? ये जो बुंदेलखंडी है ना, आपके दिल से निकलती है? चौरसिया जी बिल्कुल दिल से निकलती है। और देखिए दिल से निकल गया, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो क्या ये दूसरा मुहावरा, ये जो मुहावरा था ये श्याम मानव जी के लिए था? जो सनातन विरोधी हैं और जो अपने नाम बढ़ाने के चक्कर में, देखो झूठी बात उन्होंने बोली थी कि हम 2 दिन की कथा छोड़कर भाग गए, हमें इस पे क्रोध आया था। सच बताएं, जो जोश वो आता आवेश, हम आवेश आ जाता कई बार, हमको आपा खो बैठते, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें वो आवेश इसलिए आया था, उन्होंने झूठ बोला कि कथा छोड़कर भाग गए। तुमने लेटर दिया, तुमने कोई व्यक्ति भेजा, तुमने कोई चुनौती सामने आकर दी? सामने आकर दी नहीं, अपने बंद कमरे में अपने कैमरे से दे दी। भाई हम इन सब चक्करों में ज़्यादा पड़ते नहीं। तो ये चुनौती हुई कि नंगपन हुआ? तो बुंदेलखंडी कहावत बहुत अच्छी है ये, कि अपनी टीआरपी और अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में हर बार सॉफ्ट कॉर्नर साधु संत और सनातनियों को क्यों टारगेट बनाया जाता? कभी पादरी को बनाओ, और तुम में इतनी ही दम थी तो सामने आते, तुम्हें बहादुर माना जाता। हम तो ललकार कर झंडा गाड़ कर दरबार लगाए वहां 2 दिन और 7 दिन कथा मंच पर किए, और उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा महाराज जी, डिस्क्लेमर भी दिए कि हम कोई चमत्कारी या महात्मा या साधु नहीं है। महाराज जी मैंने आपके तर्क माने, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप तो लोगों के मन को समझ लेते हैं। पहले आप जो बताओ, हम गलत हैं? पहले जो बताओ, यहाँ गलत हैं हम? नहीं, मेरे दर्शक जज करेंगे महाराज जी, दर्शकों को जज करने दीजिए ना। मैं जज बैठा हूँ ना आप जज बैठे, हम दोनों जज ना करें तो बेहतर होगा। दर्शक हमारे जज करें कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। और आपके तो लाखों भक्त हैं, आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि दर्शक आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप दिमाग पढ़ लेते हैं, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, हनुमान जी के बारे में सोचते हैं? अच्छा, आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि